श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड 1.25 करोड़ के लोगों का देश, पर्वतीय राज्य, बड़ी त्याग तपस्या बलिदान के बाद 2000 में उत्तराखंड का निर्माण। उत्तराखंड में इस तरह से आंदोलन चला और उस आंदोलन के बाद जब यह राज्य मिला तो लगा कि मेहनत की राज्य मिला। राज भी कहा जाता है कि यह राज्य आंदोलन की वजह से कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा किसी कर सकते नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के आंदोलन में राज्य किया। लेकिन जब आंदोलन होता है तो आंदोलन के पीछे की इतिहास और उसकी भूमिका अक्सर यहाँ आंदोलन रोज आप कोई न कोई अगर यहाँ पे होता है। इस समय एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन पे चर्चा इसलिए बनती है कि कोरोना काल के दौरान देवदूत के रूप में इन्होंने काम। ध्यान दीजिएगा, कोरोना काल का दौरान डॉक्टर, प्रेसिडेंट, इंजीनियर, हम आप ऐसे लोग थे जो देवदूत के रूप में काम, उन्हें स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नौकरी दी गई और उनसे पूरी सेवा ली। अगर डॉक्टर का पद छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे कितने परसेंट बचते रहे। 21 मार्च को सारे लोग जब हटाया जाता है तो नेचुरल है कि अगर आप बिना कारण बताए एकाएक हटाएंगे आंदोलन हो। लेकिन उस आंदोलन से जब आदमी सड़क की बात को लेकर के आता है तब भी कोई सुनने होता। मंत्री जी पहले चले जाते हैं, फिर आकर के सुनते हैं, आश्वासन देते। स्थानीय प्रशासन, मैं जिले के सभी जिलों की बात कर रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं। देहरादून में आंदोलन होता है, सड़क के पूछ रखते हैं और जिस नीति के साथ बर्ताव किया जाता है मैं जर्नलिस्ट के नाते इसलिए निंदा करता हूँ कि कल जब भी हम लोगों ने देखा महिलाएं थी, बच्चियां थी, कुछ आधे उम्र के लोग थे और उनके साथ एक ऐसी भी महिला थी जो गर्भवती थी, उसके साथ भी बदतमीजी की गई। और ऐसे में जब बदतमीजी की गई तो हमारी समझ से सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और अगर कल नहीं लिया है तो आज इस वार्ता के बाद, इस बहस के बाद जरूर संज्ञान लेना चाहिए और उस वीडियो क्लिपिंग को इकट्ठा करना चाहिए और उन पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। ये मेरी मांग है। अब हम आते हैं चर्चा पे। चर्चा ये कि जिन्होंने देवदूत के रूप में काम किया आज उनका पूछनहार कोई नहीं है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस के सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज सिंह नेगी जी। भाजपा के युवा नेता, हम लोगों की बात सत्ता तक पहुंचाने वाले विशाल गुप्ता जी। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ इस दौर से जो गुजर रही है वह एक कर्मी हमारे साथ है जो आपको बताएंगी कि हकीकत क्या है, दिखाई क्या दे रहा है और जमी पे क्या है। सोनम गोसाई जी। सोनम जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सोनम जी आपके पास आते हैं। हम लोग तो दूर से देखते हैं, समाचार कवर करने गए तब पता चला, जब समाचार कवर करने जाते हैं तो वहां हो सकता है 8 आदमी 10 आदमी हो, कभी कभी 100-200 भी दिखते हैं। कल रैली में भीड़ लगती है। हकीकत क्या है, जब आप लोगों को नौकरी दी गई और उसके बाद आप लोगों ने उस दौर में काम किया जिस दौर में हम लोग भी घर में बैठ के कंप्यूटर और मोबाइल से घर के कमरे से काम कर रहे थे, आप लोगों ने उनके साथ काम किया जो कभी भी कहीं, मतलब आप कहा जा सकता है कि मौत से लड़ रहे थे, उनके साथ आपने काम किया। तो क्या दौर उस समय था और आज अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आज का क्या दौर है? सोनम जी। सर हम कई बार जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं जी वो स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले हैं, 5 बार मिल चुके हैं जी। हर बार रिस्पॉन्स यही आता है कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपको विभागीय सुविधा में समावेश किया जाएगा और काम हो रहा है। लेकिन इस बारे में कोई भी स्पष्ट निर्णय अभी तक नहीं आया है और प्रशासन में जो हमारी एक लेटर आया था उसमें भी यही लिखा था कि कोविड कर्मचारी जितने भी हैं उनमें से
बच्चों की आवश्यकता है, उस संबंध में जो मांग पत्र जो भी इन्होंने मांगी थी रिपोर्ट वगैरह, तो उस पर हमारा ये कहना है सर कि हम सभी को जॉब चाहिए, सभी ने कोविड-19 में काम किया है। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि इसमें से कौन महत्वपूर्ण है या किसने ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि आप 2020 से जो लोग काम कर रहे हैं, 3 साल बाद तो सरकार को ये लगता है कि उसमें से कुछ ही जरूरी है, बाकी की कोई जरूरत नहीं। सर हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि जिस समय आप लोगों को रखा गया उस समय बता के रखा गया होगा कि जो महामारी का दौर है उसी समय तक के लिए आप हैं या आगे। सूरज सिंह नेगी जी, अगर मान लीजिए इनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय की लड़ाई में आपको भी सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन केवल मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल फोटोग्राफी में मशहूर है, जाती है, बड़े बड़े नेता जाते हैं, अगर बड़ा नाम लिया जाए तो टॉप टू बॉटम सारे नेता गए, लेकिन इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल फोटोबाजी के लिए ही इनके साथ में खड़े हैं। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते और एक क्योंकि जो हम राजनीतिक लोग हैं, हम कहीं न कहीं सामाजिक भी हैं जी, और समाज के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है जी। तो हम लोगों ने आज भी प्रेस वार्ता करके सरकार से मांग की है कि जो उपनल के माध्यम से और तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कोरोना काल में जिस समय लोग अपने परिजनों को छूने से डर रहे थे, उनका हालचाल जानने से डर रहे थे और इतना भयाक्रांत जो है माहौल था, डर का इतना माहौल था, उस समय में इन कोरोना वॉरियर्स ने सरकार ने इनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि देते हुए, इनको कोरोना योद्धा बताते हुए इनकी जो है आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की थी। और मुझे वो दिन भी याद आ रहा है कि जब सरकार इनको जो है कोरोना योद्धा बताते हुए इनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रही थी, और जब कोरोना से हालात थोड़ा ठीक हुए हैं तो सरकार का नजरिया एकदम से बदल गया। जिन लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी, उन लोगों के ऊपर लाठियों की वर्षा हो रही है, और इतने अमानवीय तरीके से कि जिस जो बहन गर्भवती थी उसको वो चोटिल होती है, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता, उनकी जांचें नहीं की जाती। और जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग वहां पर गए, प्रशासन पर जो है दबाव बनाया, तब जाकर के उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण होता है, तो ये तब ध्यान दिया जाता है। सही बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी ने मांग की है सरकार से कि इसके लिए चाहे कोई राजनेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, जो इन बच्चों के ऊपर जो है लाठी भांजने का काम कर रहा है, जो इनके ऊपर अत्याचार करने का काम कर रहा है, उसको जांच की जानी चाहिए और उसको निश्चित तौर पर दंडित किया जाना चाहिए। और जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह करते हुए मैं कह रहा हूँ ना कि हम सब लोग डरे हुए थे और अपने प्रियजनों के पास जाने से भी हमको जो है डर लग रहा था, मौत सामने तांडव करती हुई दिखाई दे रही थी। और इन कोरोना योद्धाओं ने उस समय में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में जो है जाकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, पूरा काम किया, और सरकार को इनको प्रोत्साहन देने के बजाय, इनको सम्मानित करने के बजाय, इनको नौकरी देने के बजाय इनके ऊपर लाठी डंडे चला रही है, तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। विशाल गुप्ता जी, कोरोना का दौर था और उस दौर में हमने देखा कि आप भी मेहनत कर रहे थे, मास्क लगा करके कपड़ा बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, और उस समय ये लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, आप भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, तभी आपने इनके ऊपर फूलों की वर्षा की। आज समय जब निकल गया, वह महामारी का दौर निकल गया, तो इनके समायोजन के लिए इनके लिए कोई रास्ता देखने की जरूरत है या इनसे मुंह मोड़ लेने की जरूरत है? सर संजय जी, पूरा ये जो अभियान चल रहा है अपने स्वास्थ्य कर्मियों का, नर्सिंग स्टाफ से, और कोरोना काल में हमें जगह पर कुछ चीजों को देखने का अवसर मिला जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा का कार्य कर रही थी। जनसेवा में रिलैक्स होकर दोनों होटल के जो समीप है 29 दिन तक भोजन देना, और वहाँ कोरोना योद्धाओं को समय समय पर उनका अवसादन करना, और दोनों हॉस्पिटल के सभी नर्सिंग स्टाफ को और सभी उनके पूरे डॉक्टर्स को हम लोगों ने सम्मानित करा, स्मृति चिन्ह दिया। क्यों दिया?
क्यों हमारे कार्यकर्ता, हमारा जो ये स्वास्थ्य कर्मी था, जिन्हें कोरोना काल में योद्धा की जो उपाधि हम लोगों ने दी, कोरोना वॉरियर्स की जो फर्स्ट फ्रंट पे रहकर लड़ाई लड़ी उनकी। लेकिन अभी आपने एक प्रश्न किया था कि जब ये नियुक्तियां हुई, हर चीज की नियुक्तियों के पीछे कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं, कोई नियम कानून होते हैं। एक नियुक्ति होती है उपनल से संविदा के माध्यम से टेम्परेरी बेस पे लगाई जाती है, वो कितने लंबे समय तक, अस्थायी ना स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। वो कभी भी नौकरी उसकी जा सकती है, वो पहले ही मानक तय होता है, ठीक, लेकिन लगती है। राइट। मुझे भी पता है कि क्योंकि हम भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, अनेक लोग विधायक के पास आते थे, अनेक लोग मंत्रियों के पास आते थे, बच्चे अपने पिताजी को लेके आते थे कि हमें भी नर्सिंग हमने की है, हमें कोरोना के उसमें काम करना है, हमें मेडिकल में रखना है, हमें। तो हम लोगों ने भी कोऑर्डिनेशन में जो जिला अस्पताल बना, अंदर जो कोविड सेंटर बना, स्पोर्ट कॉलेज में डॉक्टर रचित इस समय यहाँ नहीं है, श्रीनगर में है, मैं उनके माध्यम से 10 युवाओं को हमने भी लगाया, जून हॉस्पिटल में भी लगाया जी के सर आपके उस समय विषय दे रहा हूँ। जी। हर चीज की बच्चों को पहले दिन से पता था कि ये जो ड्यूटी दी जा रही है, जो जिम्मेदारी दी जा रही है, अस्थायी है ना कि स्थायी है। ठीक। ये केवल हमारी कोरोना की जो महामारी देश के अंदर जब विपदा आती है, देश के अंदर विपदा आती है, कोई पार्टी और पार्टी की राजनीतिकरण मुद्दा नहीं होता। देश के अंदर विपदा आती है तो पूरे देश का जनमानस खड़ा रहता है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, व्यवसाय करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो या समाज सेवी हो, हर व्यक्ति जुटकर उस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ये भावनाओं के साथ काम होता है। आज सरकार इन बच्चों की चिंता कर रही है। सर सीधे आते हैं प्रश्न में, आपके पास लगभग ये 612 देहरादून से शायद 612 कर्मी है, और आप सरकारी डेटा के हिसाब से 2200, और जो हमें जानकारी है 3000 के ऊपर लोग हैं जिनको आप लोगों ने जिनको आपने काम पे लगाया था। आज आपके यहाँ 8000 लगभग पोस्ट खाली है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा चांस है ना साहब कि इन लोगों को उस जगह पे एडजस्ट किया जाए जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, जिन्होंने अपने आप को हमारे पूरे विश्व में जो महामारी का दौर था उस दौर में हमारे साथ कंधे से कंधा नहीं हमारे आगे चले हैं, तो उन्हें तो इस समय एडजस्ट करने की जरूरत है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस बात पे सरकार की संवेदनशीलता बना रही है। सरकार के मंत्री लगातार धन सिंह रावत इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि समायोजन होना चाहिए। जिन बच्चों का भविष्य जुड़ा है नौकरी से, और हमारे साथ के भी बच्चे गए, हमने भी लगाए थे, उन बच्चों का भविष्य भी हमारे साथ जुड़ा है। जो भी हमारे बच्चे मान लगे उनको स्थायी निर्माण के साथ उनको जोड़ा जाए, और आने वाले समय पे जो डॉक्टरों की जो दिक्कतें और नर्सिंग स्टाफ की जान देती थे उसकी भरपाई की जाए। इन मामलों के साथ सरकार काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है सरकार के साथ। सरकार बच्चों के साथ कोई सुतेला व्यवहार नहीं करेगी। जिन बच्चों ने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, क्योंकि रिवॉर्ड देने का काम भी सरकार ने किया है। मैं तो बताना चाहता हूँ, एकदम सही बात। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिवॉर्ड दिया है कोरोना वॉरियर्स, अलग से उसका अनुदान दिया है। क्यों? क्योंकि हम भावनाओं से जुड़े हुए काम करने वाले कार्यकर्ता है। हम भावनाएं जानते हैं। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, जिस बच्चे ने वहां मेहनत करके अपने आप को मौत के समीप लाकर खड़ा किया, लेकिन आज उसने जन्म, क्योंकि ये बच्चों की सेवा नहीं है, ये जन्म की सेवा बच्चों ने करी है, जिसमें हम भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, डॉक्टर भी है, व्यापारी बंधु भी है, नौकरी करने वाला भी, हर व्यक्ति देश का जिन्होंने कोरोना के रूप में काम किया। मैं आज अपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को याद करना चाहता हूँ। बीपी किट एडकर मरीजों के पास जाकर उन्होंने काम किया। भाई वो हमने देखा है। मंगाने वाले 1800 रुपए 2400 रुपए में बिकवाने वाले तीरथ सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी सरकार पहली बार पार्टी नहीं कर सकती। 90,000 का क्रेडिट लेवल बिका है। ये चीजें हमने देखी है। लड़ाई लड़ी है, कठिन दौर था। आप लोगों ने बच्चों का समायोजन होगा, सरकार चिंता कर रही है। सोनम, कहीं लगता है कम्युनिकेशन गैप है। एक मिनट, मेरी प्रश्न एक ले लेना, फिर अपने उत्तर के साथ मेरे प्रश्न का भी उत्तर मैं चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो अगुवा कर रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं आपके लोग, वह सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि मैंने भी 1-2 अधिकारियों से भी बात की, विशाल जी भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पक्ष भी आ गया, ब्यूरोक्रेटिकल भी पक्ष मेरे पास है, वह भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो क्या लगता है कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है सोनम? सर, कल जब हम गए थे सभी लोग सीएम हाउस खोज के लिए, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि सीएम साहब जो परिणति है वो अंदर है,
और हमने कहा ठीक है पंडित जी बाहर आ सकते हैं मिलने के लिए, तो आई एग्री नहीं गए सीएम साहब से मिलने के। ये हमारी जो थी कि हम हमारी जो फैमिली 4-5 लोग हैं जो डिसाइड किए हैं वो सीएम साहब उनसे मिले। अच्छा। तो सीएम साहब उस वक्त हरिद्वार में थे, तो वो हरिद्वार में थे लेकिन वहां पे इतने दिन से वहां पर धरना प्रदर्शन में क्या वो हमसे मिलने के लिए टाइम का 5 मिनट समय नहीं था उनके पास हमारे लिए। चलो मैंने मान लिया। लेकिन सोनम आप लोगों की मुलाकात शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई है, जो जानकारी हमें है कि आप लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई है। आश्वासन दिया उन्होंने, आश्वासन से कोई कार्रवाई नहीं की है। और कोई पेपर मतलब कोई फाइल तैयार नहीं हुई है, कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है, ये आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। लेकिन विशाल जी का कहना है कि विचार किया जा रहा है। एक बात मुझे कहनी, कल वहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हम जब बैठे हमने एकदम आगे से ही हमने निकालनी शुरू कर दी 15 मार्च का जिस दिन हमें जो इनके नाम क्या नाम है पंत जी एक और नेम है उनका, मैं आपको नाम मुझे याद नहीं, कुछ साथ में कोई यशवर्धन जी, उन्होंने वहीं से हमें बिना कुछ कहीं हमें कह थे कि आप अरेस्ट होंगे, आपको अरेस्ट किया जाएगा, हमको धमकाना शुरू कर दिया था रैली के दौरान ही, जहाँ पर कुछ तो विशाल जी ये तो देखिए ये तो गलत है, ये गलत है, इस पे कार्रवाई की भी। आदमी को डंडे से मारा गया है मुझे, और हमारे इतना हमारी जो वीडियो के पास होगी जो हमारे अध्यक्ष कर रहे थे और से पकड़ के उनको पूरा गाड़ी में भर के ले जाके उनको पीटा है अंदर। आप देखिए गोली से मार रहे हैं पुलिस वाले, सीट पे डाल के पीट रहे हैं। हम कोई अपराधी नहीं, हमने कोई क्राइम किया है। वहां पर बैरिकेडिंग जो थी उसके ऊपर मैंने कितने आंदोलन देखे, लोग बैरिकेडिंग के आगे खड़े रहते तब भी उनके साथ नहीं होती, हम बैरिकेडिंग फिर दूर थे, पुलिस कर्मियों ने वहां से आके हमें पीटा है। ले लेते हैं पक्ष, सरकार का भी पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि विशाल जी आपकी आवाज बन के हो सकता है वहां तक पहुंचेंगे। आपने कहा कि हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, मूवमेंट से देखे हैं, आप आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हर जगह लड़ी हुई, लेकिन जहाँ प्रशासन और कानून की व्यवस्था होती है, जब प्रशासन और कानून की व्यवस्था होती है, कानून का काम कानून के तरीके से हो। आप अपना कोई मूवमेंट चला रहे, कोई आंदोलन कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है प्रेजेंटेशन? सर्वप्रथम तो ये मैं पूछना चाहता हूँ सोनम जी, जब ये नियुक्तियां हो रही किसी भी हमारे 3000 लोग अभ्यर्थी मान रहे, सरकार ने उसका जियो जारी करा था, टेंडर मतलब एप्लीकेशन निकाली थी। मुझे पूरा भरोसा है हर व्यक्ति कोई ना कोई अप्रोच देकर वहां पे गया और उसने अपनी नियुक्ति अप्लाई, जिसमें हम भी है राजनीतिक लोग, क्योंकि हमने भी 15-20 लोगों को लगाया, अपनी प्रभाव पे लगाया। ऐसे आप भी लगे होंगे और लोग भी लगे, और सबको नॉर्म्स पता होंगे, नियम कानून पता होंगे। उस समय तो खाली एक आता कि भाई मेरा बच्चा है इसको लगाओ, नौकरी पे लगाना, सरकारी नौकरी पे, सिस्टम पे लगाना। लेकिन आज सरकार, आप जितना आंदोलन करोगे उसका कोई लाभ नहीं। आप सीधे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, हमारे स्तर पे मंत्री है ना, विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी, आप विभागीय मंत्री से 10 बार मिलो, 10 बार उनसे क्वेश्चन पुट करो, सचिव से मिलो, जहाँ भी दिक्कत आप हमें बताइए। आप हमारे राजनीतिक सिस्टम पे कहीं जोड़िए, हम बीजेपी के मुख्यालय में जाकर आप विषय को रखिए, हम इस विषय को लेंगे, हम सरकार से इस विषय पे बात करेंगे और आपका समायोजन का हल निकलना चाहिए। मतलब अगर सारी पहलुओं को देखा जाए, आप भाई एक पॉलिटिकल पर्सन भी है, सामाजिक व्यक्ति भी है, आपको लगता है कि प्रॉपर चीजें की जा रही है, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है? मैं एक पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें किसी भी तरह इन लोगों के साथ इनको न्याय की लड़ाई लड़नी है और उन्हें न्याय दिलाना है, तो हमें सही चीज पे जाना है। कहीं लग रहा है कि ये भटकाव है? सूरज सिंह नेगी जी। देखिए संजय जी, ये हमारे मित्र कह रहे हैं विशाल गुप्ता जी कि ये लोग अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। क्या ये पेशेवर लोग, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोरोना काल में जब मैंने कहा कि संकट की स्थिति में इनको सेवा पे रखा गया है, ये बेचारे आके अपना सेवा का काम कर रहे थे, इनको अब तौर तरीके कैसे कौन सिखाएगा? कोई प्रशिक्षण तो इनका होता है। नेगी जी ये तो तय होगा कि एसआई और एसआई, ये तो बात पहले दिन ही क्लियर होगी। नेगी जी ये भी तो रखो ना, आप नेगी जी देखो बच्चे को भड़का रहे हैं। आप ये बताइए, एक नौकरी पे लगने वाला व्यक्ति परमानेंट जॉब पाता है, एक नौकरी पे लगने वाला व्यक्ति पहले दिन से बताया जाता है टेम्परेरी, बताइए ना, सुन लो। ये आप मौके की नजाकत को जो देखते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल और मानवीयता भी तो होती है, मानवीयता को सर्वोपरि रखते हुए कि जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिन बच्चों ने सेवा देने का काम किया है, उनके ऊपर कुछ
सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। और एकदम से आपने उनको कह दिया कि क्या इनके ऐसे कोई टेंडर हुए थे कि आपको केवल 1 साल के लिए रखा जाएगा या 2 साल के लिए? बिल्कुल नियम होगा, बिल्कुल फॉर्म फिलअप होगा। नहीं आप देखिए जैसे ज्यादा भी है, आप जानते हैं हुई है जब आप लोगों को रखा गया था, उनका क्या आधार पे रखा गया दिया गया था कि हमें रखा जाएगा? नहीं, किस मतलब टेम्परेरी बेस पे कि परमानेंट रखा जाएगा, जैसा अस्थायी अस्थायी की बात हो? अभी ये कहा गया था कि हमारा रिन्यूअल होगा, मतलब ऑटोमेटिक जो रिन्यूअल होता है इतना का होता है, उसको रखा जाएगा। और ये बात जो कर गए हैं, हमें एक लेटर जो साइन कराया गया था, हमको बता देती हूँ, वो लेटर देने में कर्मचारियों ने जो एक साथ काम करा है तब तो ज्वाइनिंग लेटर हमें दिए, ये हमारी गलती तो नहीं है। आपने मुंह से हमें ये बोला कि आपको रखा जाएगा, लेटर आप 1 साल बाद देते हैं। कई लोगों को आपने लेटर नहीं दिया और बिना सैलरी के घर भेज दिया। ऐसे लोगों की संख्या भी है। हरिद्वार में कम से कम 150 कर्मचारी जिनको काम कराया गया, सैलरी दी और वो आए और चले भी गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग वो है जिन्होंने अपना लेटर ज्वाइनिंग लेटर ले लिया है 1 साल बाद ही। उसका जी मेरा कहना ये है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आपने कोरोना योद्धा इनको घोषित किया, पुष्प वर्षा इनके ऊपर की। आज कौन से ऐसे हालात हो गए, नर्सिंग के 8000 पद इस प्रदेश में खाली हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और पहाड़ों पर यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। तमाम प्रकार की जो है अभी आपको स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो हमारा कहना यह है कि इन लोगों के मामले पर विशेष रूप से विचार करते हुए जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं है उनको बेहतर करते हुए सरकार को इनको धक्का देने के बजाय, इनकी सेवाएं समाप्त करने के बजाय इनको समायोजित करना चाहिए था। नहीं आपके पास रेगुलर बजट के रूप में इनको आउटसोर्सिंग के पे जो है संविदा कर्मी के रूप में इनको जो है नियुक्ति दी जानी चाहिए। और अपने घर के बच्चे और इन्होंने बहुत विकट परिस्थिति में सरकार का साथ दिया है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जिंदा रखने का काम किया, लोगों का जीवन बचाने का काम किया है। और मेरा कहना यह है, आप सरकार भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप कहते हैं कि सरकार इनके बच्चों के प्रति संवेदनशील है, इनके बारे में सोच रही है, इनको नियुक्ति देने के बारे में विचार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या जो बर्बरता इनके ऊपर की गई है, लाठीचार्ज की गई है, सरकार ने अभी तक उसकी जांच नहीं कराई है और जो दोषी है उनको दंडित करने के बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं आई है। इस बात को तो आपको संज्ञान लेना भी चाहिए और इसको पहुंचाना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं कर रहा हूँ, ये घर के बच्चे उत्तराखंडी है, उत्तराखंड के लोग हैं। अभी आपने देखा होगा एम्स में 600 से ज्यादा बच्चे बाहर से रख दिए गए, 600 से ज्यादा कर्मियों को। तो ऐसे में इन लोगों का समायोजन सही है कि फिर हम इंतजार करते रहे, क्योंकि इन्होंने सीख भी लिया है। ऐसे परिस्थितियों में सीखा है, विपरीत परिस्थितियों में सीखा है। तो हमारे समझ से इससे ये एक्सपर्ट हो चुके हैं, इनसे तो हम सेवा ले ही सकते सर। विशाल मुद्दा जी, सरकार चाहती है कोई भी बच्चा जो हमारा प्राप्त करा हो या कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित हुआ हो और उनका पूरा उन्होंने कोरोना काल में अपना जिम्मेदारी को निभाया है, हमारे अनेक लोगों की जान बचाने का कार्य किया। उन बच्चों का कहीं ना कहीं समायोजन होना चाहिए, व्यवस्थाएं बननी चाहिए। सरकार और जो कल हुआ है उसको लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना जो तरीका है, हमारा जो प्रक्रिया रहती है मूवमेंट की, उसको पटल पे रखना आंदोलन से कोई काम का हल नहीं करता। माननीय धनसिंह रावत जी हमें देखकर पटल को मैं समझता हूँ कि धनसिंह जी आपकी आवाज सुने, आपको प्रश्न देता है, भले युवा है, लेकिन हम जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप भी अगुवाई कर सकते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में, आप हेल्थ मिनिस्टर टीम तक की बात के माध्यम बन सकते हैं, तुरंत ले लीजिए। क्या इस समय सारी चीजों से हट करके ये सोचने की जरूरत है कि उसकी राज्य किसलिए बना था, पलायन रुके, रोजगार के संसाधन तलाशे जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। और अगर आज रोजगार की बात आ रही है तो कांग्रेस भाजपा सारी चीजों से हट करके इनके लिए बड़े रूप में बात करने की जरूरत है, माध्यम बनने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखिए एम्स में जिस प्रकार राजस्थान के 609 लोगों को किया, देखिए प्रदेश में सबसे पहले संसाधनों पर, नौकरियों पर जो अधिकार है प्रदेश के लोग, उसके बाद अगर कई स्थितियां बदलती हो तो
प्रदेशों को भी मिले, हमें इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी अपने देश के हैं। परंतु इस प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के बेरोजगारों का है, यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ के लोगों का है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और जो स्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा कि इन बच्चों के बारे में निश्चित तौर पर ये मामला और अन्य सब मामलों से हटकर है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कई सारे विभागों में संविदाओं के लोग हैं, काम कर रहे हैं, कोई क्या क्या उनका एग्रीमेंट है, परंतु जो परिस्थितियां इनकी, ये विशेष रूप से जो है अलग हटकर के मामला है, स्पेशल मामला है, और सरकार को इस पर स्पेशल तरीके से विचार करना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान। ऐसा नहीं लग रहा है जो ये आंदोलनकारी है। दूसरा, जिन लोगों को नौकरी दी गई थी उन लोगों का जो आपस का सामंजस्य है, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, केवल देहरादून हरिद्वार की नहीं, आपस में भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिससे हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, हम का मतलब है आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें क्या मांग करनी है, कहाँ पे मांग करनी है, किस जगह तक जाना है। क्योंकि लगता नहीं आपको इसकी कमी दिखाई दे रही है आपके आंदोलन में? नहीं सर, पहले तो ये बताना चाहिए सर, हम यहाँ पर आए थे तो जो हम 16 तारीख को हमने परमिशन लेटर दिया था हरिद्वार सभी जिलों के बिहार पे, तो हमें ये कहा गया था कि आपको धरना स्थल इतना बिहार मिलेगा और वहाँ पर जो नगर पालिका मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध कराएंगी। और 21 तारीख को हमने आना था। 21 तारीख को हमें विभिन्न डिपार्टमेंटों में मेरे और मेरे शहर को भटकाया गया। शाम को जाकर डीएम एसडीएम जो वहाँ पर लेडी है, मुझे बता लेडी मैडम है ना, हाँ, उन्होंने हमें कहा कि अब आपको कोई सुविधा नहीं मिल सकती और पानी के टैंकर के लिए साफ साफ कहा कि नहीं मिलेगा। हमने उनसे मैम ने डायरेक्ट यही कहा था कि कोरोना योद्धाओं के लिए आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है कि उनके लिए, मतलब उनके पास हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। वो हमें कोरोना योद्धा जिन्होंने इसके संघर्ष में काम किया है, हमारे आंखों में आंसू थे उस पर, उन्होंने कहा कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, हम आदिवासी जिन कर्मचारी आए थे, दीनदयाल पार्क के सामने हम लोग पूरी रात बैठे रहे और हम वहाँ पर अपना एक लेटर जो डिस्पैच करा के आए थे सर कि हम आपकी जिम्मेदारी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर उन्हें हमारे कोई व्यवस्था नहीं करनी थी तो 16 तारीख से 21 तारीख की बहुत गैप होता है, उन्हें बता सकते थे। इतने इंटेलिजेंस वाले हमें फोन करके बता सकते थे कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। हम अपनी टीम को लेके आए थे और वहीं पर रात भर बैठे। बाकी अगले दिन अंतर हम दोनों हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। और कल की बात को लेकर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो साथी जो है उनके साथ मारपीट हुई है। जो अध्यक्ष संजू जी उनके साथ हुई थी, उनको भर्ती करने से मना कर दिया था, उनकी रिपोर्ट बनाने से उन्होंने मना कर दिया था। और जहाँ पर हम धरना दे रहे हैं वहां पर हमारी लाइट काट दी गई थी और कहा था कि धरना स्थल पे जो लोग हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और कल वहां पर लाइट नहीं थी। जो दूर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो धरना स्थल पे लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना दी जाए। और दूसरी साइड जो हमारे जो भी लोग थे उन्हें वहां पर अस्पताल में एडमिट ना किया जाए। सोनम, एक सूत्रीय मांग है केवल समायोजन की और कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर समायोजन तो हम चाहते ही हैं और दूसरी हमारी जो मांगे हैं जो हम आ रही है 28 से हम कार्य बहिष्कार पर जाओ, हमें पूर्ण मानदेय मिला जाए। क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं बैठे वहां पर, सरकार ने भी कार्य मुक्त कर दिया, इसलिए हम बैठे थे 28 तारीख के धरना स्थल। तो हमारे आप 28 को बैठ जाते हो, 28 को 31 को जाते हो? हाँ तो 31 को हटाए थे, लेकिन हम उससे पहले से पहले आप धरने में बैठ जाते हैं। कार्य बहिष्कार था वो हमारा, कार्य बहिष्कार पे थे सब। विशाल जी, कहीं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मेरे मुंह से निकल रहा है कि बच्चों को भटकाने का काम किया जा रहा है, सही रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी क्योंकि बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं। मैंने कहा ना, हम लोगों ने भी उस समय बहुत बच्चों जो नर्सिंग सीख के आए थे, जुड़े हुए थे, उन बच्चों को हमने कोरोना काल में बहुत कोऑर्डिनेशन में दोनों हॉस्पिटल में अनेक ऐसे सरकारी संस्थाओं में बच्चों को भेजा है कि जिससे उनका लाभ मिले, वहां लोगों को लाभ मिले जैसा था। उस समय तो एक मूवमेंट चल रहा था कि आम जन को बचाना है। किसी को ये नहीं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने बीजेपी ने ऑटो एम्बुलेंस शुरू करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑटो एम्बुलेंस में पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर पीपी की सारी मरीज को अपने हाथ से उठाकर हम बैठाते थे और घर से मरीज को लेकर दूर हॉस्पिटल ये सारी चीजें है। लेकिन सरकार आपके काम के लिए चिंतित है। 2 चीजें हम चाहते हैं, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सरकार इस पर काम करे। 2 चीजें हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस बहस के माध्यम से। एक तो इनकी बात को प्रॉपर मंत्री तक पहुंचाने का सही रास्ता कहीं न कहीं से तैयार कराइए। सोनम आपके टच पे रहेंगी, कोऑर्डिनेट कीजिए जिससे मंत्री तक पहुंचे, बात आगे बढ़े। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, सूरज सिंह नेगी भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं, जिन लोगों ने कल बदतमीजी की है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर। धन्यवाद विशाल गुप्ता जी, धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी और धन्यवाद सोनम जी। रमजान
आजाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इन सबसे परे है इंसानियत। और अगर इंसानियत आज अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और मांग रही है तो हमारी समझ तो कहीं ना जाए। और उत्तराखंड, जहां पे जो राज्य ही इसलिए बना हो कि पलायन कैसे रुकेगा, और पलायन कैसे रुकेगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे रोजगार किए जाए। और अगर रोजगार आपके पास है और इतने बच्चे एक्सपर्ट आपके पास हैं तो उन्हें तुरंत रोजगार दिए जाने की व्यवस्था